बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्रीइन्फो यूट्यूब चैनल। प्यारे किसान भाइयों, देखें, धान 2022 का फर्टिलाइज़र प्लान हम पहले से दे चुके हैं। खादों की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमतें और किसानों की बढ़ती हुई परेशानी मुझे मजबूर कर रही थी इस चीज़ पे कि मैं इस प्लान पे नज़रसानी करूं और कोशिश करूं कि इसे जितना कास्टली कम किया जा सके उतना बेहतर है। इसमें कुछ तब्दीलियां की हैं और पेपर वर्क के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया जाए। आज की वीडियो में इस प्लान को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। धान के पौधे में वेजिटेटेड ग्रोथ ट्रांसप्लांट से लेके तकरीबन कुछ वैराइटीज़ में दिनों का कमी बेशी हो जाती है, जैसा कि छोटे दुरानिये की फसलें आप लगा लें, 1509 है, कुछ हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं। ये तकरीबन 50-55 दिन तक चलता है, ट्रांसप्लांट से 50-55 दिन तक ये वेजिटेटेड ग्रोथ का। जो बड़े दुरानिये की वैराइटीज़ हैं जिनमें कायनात है, सुपर बासमती या इस कैटेगरी में और भी, ये तकरीबन 65 से 75 डेज़ तक भी वेजिटेटेड ग्रोथ इसकी चलती रहती है। अच्छा, वेजिटेटेड ग्रोथ को मज़ीद समझने के लिए हम इसके अंदर चलते हैं। इसमें मज़ीद 3 स्टेप हैं। हर स्टेप में फसल अपने क्या ज़रूरी काम करती है, ये चीज़ हम देखेंगे। पहला स्टेप ट्रांसप्लांट से 15 दिन तक मुहित है। इन 15 दिनों में पौधा सबसे पहले अपनी जड़ें डेवलप करता है, जड़ों के जाल बुनता है। 15 दिन के बाद से लेके 40 दिन तक तकरीबन दूसरा स्टेप है और इसमें पौधा जो ज़रूरी काम करता है वो टिलर्स के हवाले से है, अपनी टिलर्स इंक्रीज़ करता है। अच्छा, 40 दिन के बाद भी टिलर्स निकलते रहते हैं, ये बात भी है, लेकिन इनके मुताल्लिक ये है कि ये आमतौर पे वेस्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, पराली का हिस्सा बन जाते हैं, या फिर ये मैच्योर स्टेप जो है उसका दुरानिया कम बेश हो जाता है वैराइटीज़ के हिसाब से। जैसा मैंने पीछे भी बताया कि जो छोटे दुरानिये की फसलें हैं वो 45 दिन तक चलती हैं और बड़े की तकरीबन। अच्छा, तीसरे स्टेप में पौधा जो ज़रूरी काम करता है वो ये है कि अपने तने की ग्रोथ करता है और गांठें निकालता है तने में। ये गांठें एक दूसरे से फासला बढ़ाती हैं तो तने का साइज़ बड़ा होता है। जब हम इस तने को चीर के देखते हैं तो आखिरी गांठ के ऊपर मुंजर का जो निशान है वो मिलने पर जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है। यहाँ पे एंड हो जाता है वेजिटेटेड ग्रोथ के हवाले से किस किस स्टेप में फसल क्या क्या ज़रूरी काम करती है, इसको आप जहन में रखें। अब आते हैं फर्टिलाइज़र की तरफ। देखें, फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन शामिल है, फास्फोर शामिल है, पोटाशियम शामिल है, सल्फ़र शामिल है, जिंक शामिल है। चाहें तो अपनी ज़मीनों का हिसाब देखते हुए आप ह्यूमिक एसिड शामिल कर सकते हैं। जो हम एडिशनल चीज़ें शामिल कर रहे हैं इसमें रिक्लेमर है, पीएसपी और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज़ के हवाले से हमने इसको ऐड किया है, और सुल्तान है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर है इसको देखते हुए चूँकि फसल की ज़रूरत है। और तीसरा हमने इसमें एडिशन शामिल किया वेजिटेटेड ग्रोथ में। पहला स्टेप जड़ों को डेवलप करने का है, पहले 15 दिन का। तो जड़ों को डेवलप करने के लिए फास्फोरस का अहम रोल है, इसके अलावा सल्फ़र का अहम रोल है, इसके अलावा ह्यूमिक एसिड का अच्छा रोल है। अगला जो स्टेप है वो टिलर्स का है। टिलर्स के लिए नाइट्रोजन का अच्छा रोल है, जिंक का अच्छा रोल है, सुल्तान का अच्छा रोल है। ट्राइकोडर्मा जड़ों के लिए ही ज़्यादा बेहतर है। तो इसके बाद आखिरी जो स्टेप है तने की बढ़ोतरी के लिए, वहाँ भी नाइट्रोजन का ही रोल चलेगा। अब फसल पे किस स्टेप पे कौन कौन सी ज़रूरत होती है और खाद किस किस मकसद के लिए होती है, इन चीज़ों को देखने के बाद आप समझ गए होंगे और प्लान के नज़दीक पहुँच गए होंगे। देखें, अब मैं तरीका बता रहा हूँ। कोशिश करें फास्फोरस को आप बेसल डोज में कंप्लीट करें, इसको आगे लेके ना जाएं।
और कोशिश करें इसको कम इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। एक तो ख़र्चा कम हो जाएगा, दस्तयाबी का इशू भी है, और तीसरा अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे खेत में डाले गए जिंक को हमारी फसल की जड़ों में लॉक कर देगा। इस तरह करने से क्या होगा कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जिस तरह के बोरान सिल सैप में उसकी मूवमेंट मरून मिन्नत है जिंक की, अगर जिंक लॉक हो जाता है तो फिर बोरान का सिस्टम भी लॉक हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी जो फसल के आखिर में दाने बनेंगे वो मरे हुए बनेंगे, उस पे काला निशान भी हो सकता है और ज़्यादा फूक पैदा होगी दानों की जगह में। इस तरह के मसले मसाइल देखने को मिल जाते हैं। या आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपने जिंक भी डाली है और फिर भी आपकी फसल के ऊपर जिंक की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। वो दरअसल ये होता है कि हम अनबैलेंस ये खादें इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से ये जो हमारा जिंक है जड़ों में लॉक हो जाता है और पौधे की चूँकि रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं होती तो उसे ज़रूरत होती है इसकी, तो लिहाजा उसके ऊपर डेफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। और हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने जिंक भी डाला है वो तब भी डेफिशिएंसी। तो कोशिश करें हम फास्फोरस कम इस्तेमाल करें। कितना इस्तेमाल करें? आधे बैग से 1 बैग तक। अगर DAP डाल रहे हैं तो ज़ोरावर को ज़रा कम कर सकते हैं, कोई 5 किलो। अदर सोर्स अगर इस्तेमाल करना चाहें तो BOP इस्तेमाल कर लें, लेकिन सन क्रॉप का, उसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। मैं दूसरों की बात इसलिए नहीं करता कि वो मैंने आजमाए नहीं है। वो तकरीबन आपको 2 से 2.5 बैग यूज़ करना पड़ेंगे। और इसके अलावा SSP यूज़ कर सकते हैं अपने खेतों की कंडीशन को देखते हुए, ये भी आपको 2.5-3 बैग इस्तेमाल करना पड़ेंगे। तो ये सब ठीक है वैसे, लेकिन फास्फोरस आपने बेसल डोज में कंप्लीट करना है। अच्छा, बेसल डोज देने का तरीका क्या है? बेसल डोज आपने कद्दू करने से पहले नहीं देना, वो रूट जोन से नीचे चला जाएगा, रिक्वायरमेंट के मुताबिक पौधा उन्हें टेकअप नहीं कर पाएगा। आपके पास 2 तरीके हैं, नंबर 1 आप कद्दू में डाल दें, नंबर 2 आप ट्रांसप्लांट के बाद दे दें। अच्छा, अगर आप कद्दू में डाल रहे हैं तो 2 खादें आपने बाहर रखनी है जो हर हाल में ट्रांसप्लांट के बाद ही डाली जाएंगी। एक तो नाइट्रोजन है यानी यूरिया आपका, और दूसरा रिक्लेमर है। इसके अलावा जो पोटाशियम आप 15 किलो डाल रहे हैं, उसके अलावा फास्फोरस आप डाल रहे हैं, इसके साथ सल्फ़र डाल रहे हैं या ह्यूमिक एसिड डाल रहे हैं, वो चीज़ें आप कद्दू में डाल सकते हैं। लेकिन कद्दू में डालने का भी तरीका ये है कि आपने लास्ट राउंड में डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुहागे के ज़रिए कद्दू कर रहे हैं तो आखिरी सुहागे के आगे दे दें, और अगर रूटावेटर से कद्दू कर रहे हैं तो आखिरी रूटावेटर के आखिरी राउंड के आगे दे दें, लेकिन आखिरी राउंड पे ही देनी है। अगर दूसरा तरीका ये है कि आप ये सारी खादें उठाएं बाशमूल नाइट्रोजन और रिक्लेमर के, आप ट्रांसप्लांट के फौरी बाद दे दें, 3 दिन तक दे दें तो बेनिफिट लिए। आखिरी मौका आपके पास 7 दिन का होता है, इसमें आपने बेसल डोज कंप्लीट कर देनी है। अच्छा, इस बेसल डोज में नाइट्रोजन आप आधा बैग दे रहे हैं, पोटाशियम 15 किलो दे रहे हैं, और जो फास्फोरस है वो तकरीबन आधा बैग से 1 बैग तक अपने इस्तेदाद के मुताबिक डाल रहे हैं। इसके साथ सल्फ़र इस्तेमाल कर रहे हैं। ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं बेनिफिटली, ये आपके सिर्फ आपके ऊपर है, मैं आपके ख़र्चे नहीं बढ़ाना चाहता। अच्छा, बेसल डोज हमने जो दी है इस पर अब गौर करें। इसमें जो फास्फोरस वो भी जड़ों के लिए, ह्यूमिक एसिड भी जड़ों के लिए, सल्फ़र भी जड़ों के लिए, और पहला जो स्टेप है हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ का 15 दिन तक के लिए, वो भी प्रोसेस जड़ों के डेवलपमेंट का ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे परफेक्ट एप्लीकेशन है। अब आप सोचेंगे कि हमने पोटाश किस लिए दिया है और नाइट्रोजन किस लिए दिया है। देखिए, नाइट्रोजन हमने इसलिए दिया है ताकि पौधे ट्रांसप्लांट के बाद फौरी तौर पे इसे कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए, ताकि ये जल्द से जल्द स्टेबल हो जाएं। और यूरिया 100% सालूबल है, जो सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी पौधा टेकअप करता है, इसलिए हमने इसे शामिल किया है। दूसरा इसलिए भी शामिल किया है कि यूरिया डालने से बाकी खादों की एक्टिवेशन यकीनी हो जाती है। तीसरा हमने इसलिए भी डाला है कि पौधे को अगर यहाँ पे एक बेसल डोज में नाइट्रोजन मिल जाए तो टिलर्स तक वो अच्छा सहारा देता है। हमने
पोटाशियम को इसलिए शामिल किया है कि पोटाशियम चूँकि दूसरी खादों के साथ मिलकर अच्छा इफेक्ट देती है। तीसरा, ये पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरत है। जिस तरह ये ज़रूरी है कि लास्ट स्टेज पे पोटाशियम की ज़रूरत हमें पड़ेगी, यहाँ पे भी कलील मिकदार ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपके खेत में पोटाशियम की कमी हो और आपका जो फसल है वो कहीं पे भी जो पोटाशियम की डेफिशिएंसी एक्सेप्ट कर ले और आपका पौधे की ग्रोथ मुतासर हो जाए। और ये बड़ा कीमती वक्त होता है टिलर्स के हिसाब से, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी फसल किसी भी तरीके से स्ट्रेस में ना आने पाए। तो इसलिए 15 किलो पोटाशियम डालना भी ज़रूरी है। ये बेसल डोज का और पहले स्टेप का मरहला ख़त्म हो गया। अब दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं जो टिलर्स का स्टेप है। इसमें डाली जाने वाली खादों की तरफ भी आते हैं और ये हमारी दूसरी डोज भी है। देखें, इस डोज में आपने 25 किलो यूरिया करना है और ये 20 किलो भी आप कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे हमने ट्राइकोडर्मा इसके साथ शामिल करना है और इसके साथ हमने जिंक शामिल करना है, सुल्तान शामिल करना है। देखें, नाइट्रोजन टिलर्स के लिए मुफीद है, सुल्तान का अपना रोल है, जिंक का अपना एक किरदार है और ट्राइकोडर्मा जो वो चूँकि जड़ों की डेवलपमेंट के लिए है। जितनी ज़्यादा अच्छी जड़ें डेवलप होंगी उतना ज़्यादा पौधा टिलर्स बनाएगा। अब ये कहेंगे कि हमने बेसल डोज में क्यों नहीं डाला, वहाँ पे हमने सल्फ़र डाला है। सल्फ़र किल कर देता है ट्राइकोडर्मा को, इसलिए हमने इसके अंदर स्पेस दे दिया तकरीबन 8 दिन का, ठीक है। और दूसरा, हमने ट्राइकोडर्मा बाद में इसलिए दिया है कि सल्फ़र केमिकल है, उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन ट्राइकोडर्मा की कोई एक्सपायरी नहीं, कोई लिमिट नहीं है। ये मल्टीप्लाई होता रहता है ज़मीन में। इसकी आखिर में देंगे तो ये देर तक चलता रहता है जब तक कि आप कोई फंजीसाइड स्प्रे नहीं करते हैं। तो इसका दूसरा बेनिफिट ये भी है कि 25 से 30 दिन पे जाके फसल एक दफ़ा स्ट्रेस में आती है। बहुत सारे दोस्त उस वक्त परेशान खड़े होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं, तस्वीरें भेज रहे होते हैं, जी फसल ग्रो नहीं कर रही है। और वो बड़ा अहम मरहला है टिलर्स के हिसाब से। आम तौर पे हमारी फसल यहाँ पे आके टिलर से मार खा रही होती है। जब हम एक दफ़ा हमारी फसल पे स्ट्रेस आता है तो हम ट्राइकोडर्मा यहाँ पे इसलिए डाल रहे हैं किसी भी किस्म का इनकी जड़ों से इशू ना आए, क्यों कि जड़ों के इशू की वजह से फसल के ऊपर एक दफ़ा स्ट्रेस आती है। और दूसरा, टिलर्स बढ़ रहे होते हैं, इसकी ग़िज़ाई ज़रूरत पड़ रही होती है, इसलिए भी ये एक दफ़ा स्ट्रेस में आ जाती है। ज़रूरत मौके के हिसाब से आप 21 दिन से 26 दिन पे जाके भी एक कलील डोज दे सकते हैं यूरिया की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स साथ शामिल कर सकते हैं। तीसरा जो फर्टिलाइज़र डोज़ है, क्योंकि वेजिटेटेड में 3 डोजेज़ होंगी। तीसरा, आपने अगर वैरायटी आपकी थोड़े दिन की है जैसा कि 1509 है, हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं, ये आप 35 दिन पे इसे कंप्लीट करने की कोशिश करें आखिरी तीसरी डोज को, और यानी कि यूरिया की क्वांटिटी को कह लें आप। और जो बड़े दरानिए की फसलें हैं उनमें आप 40 से 42-43 दिन तक कंप्लीट करने की कोशिश करें। यहाँ पे दी जाने वाली डोज़ है जो आखिरी वेजिटेटिव ग्रोथ की डोज़ है। यही डोज़ जो है पौधे की बढ़ोतरी के लिए या तीसरे स्टेप के लिए कारआमद है। ज़रूरत पड़ने पड़ा हम यहाँ पे कोई फॉलियर भी यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट है यहाँ पे। यहाँ के बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का टाइम, रजिस्टर्ड कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए जो हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 2000 रुपया सीज़न के लिए होती है। आप इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।